नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बस हम लोग कुछ कदम दूर हैं किससे? जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम से। तो जेएसएससी सीजीएल अपना बड़ा मोटो था, सबसे मेन मोटो अपना क्या था? तो इस बार जेएसएससी सीजीएल की एक नौकरी लेनी है और उस नौकरी को आसान करने के लिए हमारा लगातार प्रयास था। और हम अपने प्रयास में क्या कर रहे थे? तो जेएसएससी सीजीएल के जितने भी PYQ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारी प्रैक्टिस उन्हीं की कराई जा रही है। तो आपको क्या करना है? बस लगातार सेशन को देखते रहना है और अच्छा लगे तो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए लोगों के बीच कंटेंट को शेयर जरूर करें। तो समय हम लोगों के पास बहुत कम है और इस कम समय में हम लोगों को ज़्यादा आउटपुट चाहिए। तो उस आउटपुट के लिए क्या करेंगे हम लोग कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कर कर और इस बार एक नौकरी अपने लिए पक्की करनी है। वो आपको मेरा स्लोगन याद होगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बस मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो सीधा बढ़ चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका पहला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? जी हाँ, नहीं पे ध्यान देना। ये शुरू से मैं बताया हूँ, झारखंड के एग्जाम में ज़्यादातर नहीं करके पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंडल्स 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन ग्रीन पी? तो आपको पता है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। कौन कौन सा था? तो हम लोग कहते थे कि फूलों का पोजीशन कहाँ है, एकदम शीर्ष पर, कि उसके जो डालियाँ निकली हुई हैं उस पर, उसके बाद उसका जो बीज है उसका कलर क्या है, बीज का जो है आकार क्या है, ऐसे करके तमाम 7 थे। जो पौधा है वो लंबा है कि छोटा है, बहुत सारे हैं। तो उनमें से इनमें कौन नहीं है? तो उनमें से जब देखेंगे ना तो येलो एंड ग्रीन कलर सीड है, टॉल एंड ड्वार्फ हाइट ऑफ है हाइट, टर्मिनल एंड एक्सियल फ्लावर है। तो बचा कौन? ऑप्शन सी, जो कि नहीं है। आपको याद रखना, बीज का पीला व हरा रंग है, मटर के पौधे की लंबी और बौनीपन है, सीमावर्ती टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल, सीमावर्ती टर्मिनल और अक्षीय एक्सियल भी है। तो बचता है चिकना और खुदरा तना, ये नहीं है। ऑप्शन सी आप टिक कीजिएगा। दे दो सीजीएल की नौकरी, तैयारी अपनी पूरी है, कहकर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने हर एक वीडियो में ये बात आपको क्लियर किया है कि ओनली जो हमारा क्या, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ना सर, फर्स्ट वीडियो कौन सा? तो फर्स्ट वीडियो जो सबसे पहले आपको दिखेगा विजय रथ वाले अभियान में अपलोडेड भी है, PYQ का, वही हमारा JSSC CGL के एग्ज़ाम का डायरेक्ट का क्वेश्चन है। बाकी सारे वीडियोस जो मैं प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ आपको, वो झारखंड के तमाम किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो भी ग्रेजुएट लेवल वाले। तो क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इसलिए मैं उसी का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको लगेगा कि ये डायरेक्ट है, तो मैं आपको ये बात क्लियर पहले कर दूँ। और हाँ, लेवल यही होता है, मैंने पूरा जांच परख के ही उस क्वेश्चंस को डाला है, ऐसा नहीं कि जहाँ से मन किया उठाकर डाल दिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बायोगैस जो है ना सर, बायोगैस इज आल्सो नॉन एज। तो बायोगैस को जब आप देखिएगा ना तो इनमें से हीलियम गैस नहीं कहते हैं, कार्बन गैस नहीं कहते हैं, ईथेन गैस भी नहीं कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा गोबर गैस जो है वो सही हो जाएगा। उसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का लेवल यही होता है हमारे एग्जाम में। तो हम लोगों को बस तैयारी करते रहनी है, ध्यान रखिएगा और मेरी बातों को एकदम मन में बांध के रखिए। प्रश्न जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, अगर यहाँ से नहीं प्रश्न भिड़े तो फिर आकर आपको जो कमेंट करना है ना, कमेंट तो वैसे भी हमारे चैनल में बहुत सारा आते रहा है और हम लोगों ने जवाब देते रहा है अपने कार्यों से। तो उसी तरह आपको लगता है तो आप ज़रूर इसको सेव करके रख लीजिए हमारे चैनल के नाम को। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? देखिए इस बार सही है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाईसेक्सुअल फ्लावर? देखिए बाईसेक्सुअल का मतलब क्या होगा? तो मेल पार्ट भी जो है उसी पेड़ या फिर बोलिए फ्लावर में होगा जहाँ पे फीमेल पार्ट
भी होगा, मतलब दोनों पार्ट होगा ना, तो हम लोग क्या कहेंगे सर? तो हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। तो फीमेल वाला को क्या कहते हैं? तो आपको याद रहेगा, फीमेल वाला को कहते हैं कार्पेल, और मेल वाला को क्या कहते हैं? तो मेल वाला को कहते हैं स्टेमेन। तो ऐसा आपको जहाँ दिख जाएगा मारिए झट से उसको। तो देखिए कहाँ ऐसा दिखता है, दे कंटेन बोथ स्टेमेन एंड कार्पेल। देखिए दे कंटेन कार्पेल ओनली, स्टेमेन ओनली, नाइदर आइदर कुछ नहीं, सीधा मारिए दोनों। तो दे कंटेन बी ऑप्शन, उसमें फुंकेसर और अंडपम अंडप दोनों होते हैं। तो बस बी यानी कि बाहुबली, अपने प्यारे से बाहुबली को इस बार एक नौकरी निकाल कर दिखा देना है। और आगे बढ़िए अगले प्रश्न के लिए। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? कहता है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इतना बड़का दे दिया ना, सीधा डिफाइने दे दिया है, परिभाषा करने में भी दे सकता है एग्जाम में, छोटा है घुमा के देगा कि परिभाषा दे देगा और पूछेगा किसका परिभाषा है, तो आपको याद रखना है। तो ये क्या होता है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को हम लोग जो है उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो एक समय के बाद वो जो है भाप बनकर उड़ने लगता है। मतलब अब उसका जितना भी ऊर्जा है ना, वो भाप बनाने में लग रहा है, पानी को वो पूरा उबाल चुका है। तो वही हमारा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो एनर्जी लग रहा है उसको भाप बनाने में। तो देखिए ऐसा कहाँ लिखा है, द एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। तो आइस इनटू वाटर नहीं सर, वाटर इनटू वाटर वेपर। हीट एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, हाँ जो रिक्वायर है वाटर को स्टीम में बदलने के लिए वही होगा ऑप्शन सी। तापमान बदले बिना पानी को पूरी तरह से भाप में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा कहलाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा, याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला प्रश्न है पीरियड में। पीरियड ये आवर्त सरणी का बात हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, भ्रमित नहीं होना है। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब एफिनिटी, किसी को अपने साथ बांधने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि हम कितना उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होगा जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो आपको पता होगा इधर होता है धातु, तो धातु बांधता नहीं है, धातु खुला, अपने आप को खुला महसूस करता है, लोगों को बांटता है। लेकिन जब अधातु आता है ना, तो अधातु जो है वो बांधता है। तो बांधने वाला अधातु तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हम लोगों को मारना है इंक्रीज, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ये सही हो जाएगा। और बढ़ जाएंगे हम लोग भी अगले प्रश्न के लिए। याद होगा अगर आप लगातार सेशन देख रहे हैं और पहला और दूसरा PYQ जब आप देखे होंगे ना, तो वहाँ पे सेम टू सेम, ये देखिए इतना ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलिए पढ़ देता हूँ। PQXYZ, बस ये PQXYZ जो है नंबर लिख दिया है, का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ये संतुलित करना है समीकरण, और समीकरण आपको देख के याद आ रहा होगा, CO2 H2O C6 H12 O6 मीन्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O। तो ये समीकरण कहीं ना कहीं आपको क्या है, देखिए लिख भी दिया, सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वाला हम लोग जो है ना पहला सेशन में, दूसरा सेशन में लगातार, और वो समीकरण जो है ना संतुलित था। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको आप खुद से संतुलित कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि XYZ मतलब X to Z का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आवर्त सरणी में, जी हाँ आवर्त सरणी पीरियोडिक टेबल, कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी होती है। अभी तो एफिनिटी बांधने वाला बात हमने कहा, तो कहता है पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो देखिएगा, तो ये तो धातु है, धातु का कहाँ से होगा, ये भी धातु है, ये भी धातु है, एकदम सिंपल दिया है ऑप्शन, सीधा मारिएगा बी क्लोरीन, क्योंकि यही है आधातु, और आधातु का ही, नॉन मेटल का ही है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बंधुता।
सबसे ज़्यादा इसी का होगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप थोड़ा पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है। तो आप कहिएगा सर प्रेस बायोपिया का कुछ कह रहा है। तो हाँ जी, प्रेस बायोपिया का कुछ कह रहा है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है। देखिए कहता है प्रेस बायोपिया, ना ही हमको सामने वाला सही से दिखेगा, ना ही हमारा दूर वाला सही से दिखेगा। ऐसा थोड़ा उम्र होने लगता है ना, बुढ़ापा आने लगता है, तब होता है। इज अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन विच अराइजेज ड्यू टू। आपको पता होगा, देखिए उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझने के लिए जाएंगे, ड्राइंग में जो है नहीं जाएंगे। तो समझने के लिए आप जैसे ही जाएंगे ना, तो आपको पता होगा ये हमारा है आँख, और यहाँ पे हमारा है आई लेंस, आँख की क्या कहते हैं उसको हिंदी में, और ये उसको पकड़ के रखा है। तो या तो लेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है सर, ये भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, एक कारण तो ये है। और ये वाला जो मसलवा है ना, मसल्स को कहते हैं सिलेरी मसल्स, थोड़ा बुढ़ापा आते आते ये भी अपना काम करना थोड़ा बंद कर देता है, इसका नाम है सिलेरी मसल्स। तो इस दोनों कारण को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि कमज़ोर हो जाएगा हमारा प्रेस बायोपिया वाला सिस्टम दिखने लगेगा। तो सिस्टम कहाँ पे ऐसा दिखता है, तो देखिए ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सैलरी मसल्स ओनली, नहीं। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, नहीं। बोथ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सैलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। ऑप्शन सी जो है ना सर, ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा। दोनों सिलेरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण अपना आँख जो है ना वो खो देता है, नज़दीक वाला को भी देखने की क्षमता और दूर वाला को भी देखने की क्षमता, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सही होता है। हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। कहता है, क्या कहता है कि हम लोग चाहते हैं वर्चुअल इमेज को बनाना इन अ कॉनकेव मिरर। जी अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। उत्तल दर्पण होता ना, तो हम लोग क्या कहते हैं उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो आप पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा 10 में कि ई अपन लोगों का हो गया क्या, तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये वाला लाइनों को कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बीचों बीच आता था फोकस, और यहाँ पे आ जाता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट को कहते थे पोल। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते थे ना, मतलब पोल और फोकस के बीच में, तो एक लौता यहाँ पे इमेज बनता था जो कि आपका क्या होता था वर्चुअल, याद रखिएगा प्रतीयमान छवि, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी भी। रियल आपका होता है काल्पनिक, रियल आभासी, और ये वर्चुअल को कहते हैं हम लोग। अच्छा मैं ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ हिंदी वाला क्या कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है जो यहाँ दे दिया है। इसके अलावा भी एक और नाम है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए। प्रतीयमान छवि यहाँ लिखा है, लेकिन इसके अलावा एक और नाम है। तो देखिए ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए कहाँ लिखा है ऐसा, तो ऐसा आपको दिखेगा कहाँ पे, तो ऐसा आपको दिखेगा ऑप्शन ए में ही, केंद्र बिंदु के बीच और दर्पण के पीछे लिखा है बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड बिहाइंड द मिरर। क्योंकि बिहाइंड द फोकल पॉइंट नहीं होगा, बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ नहीं होगा, बिटवीन फोकल लेंथ एंड मिरर नहीं होगा, तो केंद्र बिंदु और दर्पण के बीच में। हाँ कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन सही है कि केंद्र बिंदु, ये दर्पण है हमारा और ये केंद्र बिंदु है, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है, केंद्र बिंदु के बीच और दर्पण के पीछे। तो नहीं सर, दर्पण के पीछे को आप काट ही दीजिए। क्यों काट दीजिए, क्योंकि दर्पण के पीछे रख देंगे तो कहाँ से बनेगा, दर्पण के पीछे तो कोई हमारा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी को ही, यानी कि प्यारी सी देवसेना जो इतनी देर से अछूती थी, उसी को मानिए। ए नंबर नहीं, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। हमारी प्यारी सी देवसेना जो है इसका सही होना है, याद आपको रखना है, बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड मिरर। अगला प्रश्न चलिए क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखेगा
इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? कहता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को अगर मापना हो तो क्या चीज लगाएंगे सर? तो हम लोग लगाएंगे सर ओम मीटर। ओम इसका जो है साइंटिस्ट का नाम था, यूनिट भी वही दिया, और वही मीटरवा को लगाएंगे नापने के लिए ओम मीटर। मीटर जो है ना, ये हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है ना सर, ये हम लोग क्या करते हैं, अननोन विभवांतर को, मतलब अननोन पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को मापने के लिए यूज़ करते हैं। वोल्टामीटर जो है सीधा ये अननोन विभवांतर है, मतलब अज्ञात, मतलब 2-3 विभवांतर होगा तो अज्ञात जो है ना उसको मापने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ये सीधा सीधा विभवांतर को मापने के लिए यूज़ करेंगे, अज्ञात वाला यहाँ पे और सिर्फ विभवांतर यहाँ पे। ओम मीटर तो मैंने बता दिया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न एकदम प्यारा सा, क्या कहता है? तो कहता है नीले रंग के कॉपर सल्फेट। जी हाँ, हम लोगों को पता है, क्या पता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ये नीला रंग का होता है कि घोल में जब लोहे का वस्तु डुबाई जाती है, अपना हिंदी थोड़ा दुरुस्त करना है, डुबाई जाती है तो घोल हरे रंग में बदल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जैसे इसमें हम लोग आयरन का टुकड़ा डालेंगे ना, तो कहिएगा क्या? तो आयरन का टुकड़ा डालते यहाँ से बन जाता है FeSO4। देखिए ये हम भी लिख दिए हैं हरे रंग का, क्योंकि ये हरे रंग का होता है। तो FeSO4 के कारण, क्यों? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब देखिए ऐसा कहाँ लिखा है सर? तो आप जब देखिएगा ना ऑप्शंस में, तो आपको ऑप्शन बी में दिखता है ऐसा, आयरन सल्फेट का बनना, यही उसका कारण है। ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। टिक मारिएगा और बढ़ जाइएगा अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आकाश किस कारण से नीला होता है? ये मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए। हो सके क्वेश्चन हम लोगों को दिख जाए जैसे CGL कि वो 20 महत्वपूर्ण विज्ञान वाले प्रश्नों में से एक ये हो। द स्काई इज ब्लू बिकॉज, क्यों स्काई ब्लू होता है सर? तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रेजेंट in dust due to the scattering of light by the dust particle present in the atmosphere। वहाँ पे जो हमारा वायुमंडल में कह सकते हैं जो छोटे छोटे कण, जो धूलकण हैं, उसमें स्कैटरिंग हो जाता है, फैलाव कर देता है वो लाइटों का, सनलाइटों का, और वो ब्लू दिखने लगता है। फैलाव उसका जो है एग्जैक्ट नाम नहीं है टेक्निकल, तो यहाँ दे दिया है, इसलिए कहता हूँ कि इंग्लिश वाला थोड़ा फॉलो करना होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स 1 क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी हमारा कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से है, और पाचन तंत्र नहीं तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना अनुवांशिकी, इवोल्यूशन वाला पार्ट उसमें आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है ये, जो हमारे शरीरों में धीरे धीरे बदलाव आए। तो हमारे शरीर में पहले पाया जाता था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो सुनते भी होंगे आप लोग कि अपेंडिक्स हो गया क्या, उसको अपेंडिक्स हुआ था, ऐसे करके बहुत लोग बोलता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का पहले रोल था, जो हरा हरा चीज़ होता है ना, घास वास, ये पचाने में मदद करता था। अब हम लोग तो इंसान ना है, तो हरा वाला कहाँ खाएंगे? तो खाएंगे नहीं, तो इसका यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये अब धीरे धीरे बॉडी में आना भी बंद हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका नाम होता है वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये हमारा जो है ना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आज के प्रश्न में हम लोग लगभग यहीं को समाप्त करेंगे, क्योंकि लगभग ये क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। और याद रखिएगा JSSC CGL की एक नौकरी अपने इस बार हम लोगों को झोली में ले लेना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है तैयारी कि काम हो जाए। और जिन्होंने भी ITI करके रखा है, रेलवे ALP का वैकेंसी आया हुआ है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आप उस तरफ भी लग सकते हैं, क्योंकि जहाँ बेस्ट लगेगा वहीं पे हम लोग रेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में आपको डाल लेना है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे इसी तरह का बेहतरीन हम लोग कंटेंट को लेकर आएंगे आपके लिए, और
आपकी तैयारी सुनिश्चित करवाने की गारंटी है। बस आपको मन से लगे रहना है और अपने एंड से भी पढ़ाई पूरे पुरजोर तरीके से करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट हम लोग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।